हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूरज शाह और इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने जा रहा हूँ नेशनल पॉलिटिकल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स सीरीज़ में ये हमारा पहला लेक्चर होगा। ठीक है, मैं पहले बता देना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि जो भी मैं यहाँ पे आपको दूंगा वो टू द पॉइंट होगा। ठीक है, बस आपको उस टॉपिक के बारे में उतना एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारा चीज़ नहीं जानना है। वन लाइनर करंट अफेयर आते हैं तो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, वो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, बाकी आप अपना जो पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट ये जितने सारे मैं करवा रहा हूँ ये आपको एटलीस्ट आपके टंग पे होनी चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेमीकॉन इंडिया 2024 के बारे में। ठीक है, तो सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो मोदी जी ने किया था। कहाँ पे? वो किया था ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये याद रखना। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखो इसमें कि जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र चीप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट अभी जस्ट उन्होंने अप्रूव किया है। ठीक है, और उन्होंने अडानी ग्रुप, महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप और एक इजराइल बेस्ड कंपनी है उनके साथ यहाँ पे एक चीप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, इस्टेब्लिश अप्रूव किया, मतलब यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, चीप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, ये याद रखना। ओके, और सेंटर ने भी सेंटर अभी अप्रूवल नहीं दी है अडानी टावर को सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ठीक है, इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर है, तो अभी इतना आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा जो आपको इसी में याद रखना है वो ये रखना है कि सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जो है इसमें टोटल 76,000 करोड़ रुपए एलोकेशन हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना इन डिज़ाइनिंग द सेमीकंडक्टर वो 20% के आसपास है। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है, जिसमें सेमीकंडक्टर जो फैब्रिकेशंस है या डिस्प्ले फैब्रिकेशंस हैं वो सब के लिए है, या सेमीकंडक्टर डिज़ाइन एप्लीकेशन या डिज़ाइन वगैरह सब के लिए। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्कीम्स हैं, इतना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सेमीकॉन इंडिया 2024 के बारे में इतना चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और तो मुझे नहीं लगता, बस इतना एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरा ये है कि कैबिनेट ने ना अभी अप्रूव किया है 7 स्कीम्स को टू इम्प्रूव द फार्मर्स लाइफ। ठीक है, जिसमें बहुत सारी स्कीम्स तो आपको पता होगा। ठीक है, तो जिसमें एक एग्री स्टैक है। ठीक है, और एग्री स्टैक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के लिए, बट ये इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको अभी लिखवाऊंगा नहीं आपको। ठीक है, एक चीज़ आपको जाननी है, जो दूसरा टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इसके अंदर एक चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, एक हाई लेवल की कमेटी बैठाई गई थी, हाई लेवल की कमेटी लेड बाय फॉर्मर जो प्रेसिडेंट है हमारे रामनाथ कोविंद जी। पॉसिबिलिटी क्या सैमुल्टेनियस जो इलेक्शंस हैं वो कैसे करवाए जाए। ठीक है, तो सैमुल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में जानते हैं ना कि आप कि लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस हैं वो आपको एक साथ कराने हैं, और सेकेंडली कि आपको जो लोकल बॉडी इलेक्शन है वो भी आपको कराने विद इन द 100 डेज ऑफ द फर्स्ट फेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन में आपको हाई लेवल कमेटी बैठाई है जो कि रामनाथ कोविंद जी उसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, और एक थोड़ा सा हिस्ट्री आप जान लो थोड़ा सा इसके बारे में कि इंडिया में ना 1951 से लेके 1967 के आसपास जो इलेक्शंस हुए थे ना वो सैमुल्टेनियस ही थे।
तो ऐसा नहीं है कि अभी पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो ये जानना आपको ज़रूरी है, ठीक है। और वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़ या लॉ कमीशन का जो 170 का रिपोर्ट है वो भी कहती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद तीसरा है पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है, इसका मतलब होता है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर के लिए है। किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये चीज़ योजना लाई गई है, ठीक है। आप समझ रहे हैं। और इसके तहत जो है ना, ये चीज़ याद रखना है कि ये स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट सिस्टम करने के लिए है, ठीक है। और एक और था जिसका नाम है DNULM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशंस, ठीक है। और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के महुआ जिसको बोलते हैं उसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम के अंदर जो रैंकिंग है ना, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो मध्य प्रदेश है, बड़े स्टेट्स में, बिग स्टेट में, ठीक है। ये आप थोड़ा सा याद रखना। और अगर आप यूटीज़ में देखोगे तो यूटीज़ में आपका लद्दाख है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद बिहार का हम पढ़ रहे हैं, तो बिहार का ना एज सच कहीं पे मेंशन नहीं है इसमें अवार्ड कैटेगरी में, ठीक है। कुछ जो बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो देख लो, ULB अर्बन लोकल बॉडीज़ जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो है आपका MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको बोले ना कि छोड़ो इतना ही, मतलब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा 2024। क्या है ये? इसका थीम थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसका थीम है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अंदर एक चीज़ याद रखना कि हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अटेंड किया सफाई मित्र सम्मेलन को, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये सफाई मित्र सम्मेलन? उज्जैन, जो बहुत साफ सिटी कहलाती है ना, मध्य प्रदेश में। ये आपको इतना सा याद रखना है। बस आपको जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना करंट अफेयर के लिए, उस टॉपिक से उतना ही याद रखना है। आई गारंटीड कि आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना इसी के अंदर से आपको पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। और एक देख लो, जो पीएम आशा स्कीम है ना वो क्या है, वो आपको जानने जरूर। पीएम आशा का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। ओके, संरक्षण अभियान, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इस स्कीम्स के अंदर क्या है ना कि आपको ना रीनोवेटिव प्राइसेस पे फार्मर्स को बेसिकली, और एक कंट्रोल प्राइसिंग, जो मार्केट में वोलेटिलिटी होती है कि तो दाम होता है ऊपर नीचे होते रहता है, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है। तो टू कंट्रोल दी वोलाटिलिटी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, ठीक है, ऑफ एसेंशियल जो गुड्स हैं या कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, उसके लिए फॉर कंज्यूमर एंड फार्मर्स को भी बेस्ट प्राइसेस मिलते हैं इसमें, ठीक है। ये याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। नेक्स्ट 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट हैं। अब यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिएगा अभी 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, कहाँ पे? लद्दाख में, क्योंकि भाई डिमांड वहाँ पे 6 शेड्यूल की चल रही है ना,
ठीक है। 6 शेड्यूल में कितने स्टेट्स आते हैं? 4 स्टेट्स आते हैं ना, पता ही होगा, AMTM है ना। ओके, तो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट है, तो टोटल अभी डिस्ट्रिक्ट लद्दाख में कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 2 कारगिल और कारगिल, एक तो आपके कारगिल, एक आपके लेह, ये 2 पहले से थे और अभी 5 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये आपको याद रखना है कौन कौन से हैं, जानना ज़्यादा नहीं है। झांसकर, द्रास, साम, नुब्रा और चंगथंग। ठीक है, लेह और कारगिल तो पहले से थे ऑटोनोमस। ये जो लेह और कारगिल है ना, ये ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको पता भी होगा कि लद्दाख में जो इन्वायरमेंटलिस्ट है वहाँ के, जो कि बहुत फेमस, आप सबको पता होगा, 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, उनका किरदार को निभाया गया था। सोनम वांगचुक ने वहाँ पे 21 डे का फास्ट रखा था 6 शेड्यूल के डिमांड के लिए। ठीक है, तो 6 शेड्यूल आपको पता होगा, थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ यार। चलो 6 शेड्यूल के बारे में, सॉरी शेड्यूल क्या है 6 शेड्यूल। अगर आप आर्टिकल नंबर 244 को देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 को, तो ये बोलता है कि ट्राइबल पॉपुलेशन को ना हम प्रोटेक्ट करेंगे और वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्थापना। तो याद रखना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये चीज़ याद रखना। और यही चीज़ आपका 6 शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 244 को आपको याद रखना है। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ADC जिसको हम लोग बोलते हैं, और जब किसी भी रीजन को, हो सकता है पूरे स्टेट्स में सारे डिस्ट्रिक्ट को मिल जाए या किसी स्टेट्स में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये मिल सकता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये जाननी पड़ेंगे कि अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट को इसका टाइटल मिल गया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, तो वो फ्री है लॉज को बनाने में रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर और पब्लिक हेल्थ। फ्री टू मेक लॉस, फ्री टू मेक लॉस। अभी जो मैंने आपको बताया था AMTM का मतलब क्या होता है? असम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं 6 शेड्यूल के अंदर में, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ठीक है, और 6 शेड्यूल के अंदर गवर्नर के पास पावर होता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। किसके पास? गवर्नर के पास पावर होता है कि टू डिटरमाइन द एरिया एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ठीक है, पावर लाइज विथ हिम। ठीक है, टू डिटरमाइन द एरिया एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगे। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था ना जब 2019 में बनाया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपने ना शायद रोहिणी कमीशन के बारे में पढ़ा होगा, है ना? पढ़ा है रोहिणी कमीशन? जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये सब कैटेगराइजेशन था। एक बार चेक कर लेना, OBC के अंदर। ठीक है, प्लीज़ इसको ना एक बार चेक कर लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली क्या है कि SC और ST इसके भी अंदर, इसके लिए भी सब क्लासिफिकेशन के लिए अलाउ कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, सब क्लासिफिकेशंस फॉर ST and SC बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो 7 जज का बेंच था, वो 7 जज का बेंच था। ठीक है, जिसमें 6-1 तो 6 फेवर में थे, 1 डिसेंट में थे। ठीक है, वोट अगेंस्ट किया था सब कैटेगराइजेशन के लिए, और इसको लीड कर रहा था हमारे मोस्ट फेवरेट CJI चंद्रचूड़ जी। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कितने चाहिए हमें बताइएगा प्लीज़। ठीक है, ऑप्शन दे दूं, 3, 5, 7। चलिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट हमें पढ़ना है रोहिणी कमीशन, सब कैटेगराइजेशन है वो बेसिकली, मैं तो कंफर्म हूँ, एक बार प्लीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक, अभी पब्लिक एग्जामिनेशन में आपको पता ही होगा बहुत चीटिंग हो रही है ना, यूपीएससी में भी हुआ था, बाकी सब एग्ज़ाम, नीट एंड ऑल में। तो पब्लिक उसको देखते हुए ना सरकार ने एक लॉ लाया, वो यूपीएससी के एग्ज़ाम इस बार मेंस में पूछे भी गए थे, हम जब अभी एग्ज़ाम दे रहे थे इस साल हम लोग। तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट ऑफ 2024, ये एक एक्ट है, ठीक है। तो एक तरह का ये एक एंटी चीटिंग लॉ है, ठीक है, याद रखिएगा, एंटी चीटिंग लॉ है। प्लस अगर, ताकि पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए, पब्लिक एग्जामिनेशन नॉट प्राइवेट, याद रखिएगा, पब्लिक एग्जामिनेशन में कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ ना हो, कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ ना हो, ठीक है। तो इस लॉ के अंदर एक थोड़ी ध्यान देने वाली बात, ध्यान सुनिएगा, इस लॉ के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन का क्या मतलब है। पब्लिक एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी एग्जामिनेशन जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी कंडक्ट कर रही है, जो कि शेड्यूल 2 के, इतना याद नहीं रखना है 2 के, मतलब उससे इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है वो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, तो वो सारे एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशंस होंगे। और एनी अदर सच अथॉरिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी शेड्यूल लिस्ट में 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज हैं। कौन कौन है वो? एक तो यूपीएससी है, एसएससी है, आरआरबी है, आईबीपीएस है एंड लास्ट इज एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी अनफेयर मीन्स पकड़े गया और या हेल्पिंग हैंड भी है तो उनके लिए 3 से लेके 5 साल की प्राइजन है और 10 लाख का फाइन भी है। और ये नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट पब्लिक, ये याद रख लेना आप प्लीज़। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमको पता ही होगा, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका ना कैंपस इनॉग्रेट किया गया है। किसने किया? कैंपस इनॉग्रेशन बाय पीएम, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहाँ पे? राजगीर, ठीक है, प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? बिहार में है ये, ठीक है। आप इसका ना डेट याद रख लो यार, जून 19, 2024, ठीक है, ये याद रखिएगा प्लीज़। आपको पता ही होगा कि गुप्ता पीरियड के जो कुमार गुप्ता थे, नालंदा, उन्होंने ही इनको इस्टेब्लिश किया था, इस यूनिवर्सिटी को 427 BC में, ठीक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको पता है ना कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, बख्तियार खिलजी, इन्होंने बर्बाद करने का काम किया था। बख्तियार खिलजी, इसको डिस्ट्रॉय किया था। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। एंड प्लस एक नाम आपको और याद रखना है, फ्रांसिस बकमैन, ठीक है, फ्रांसिस बकमैन। ये जो बंदा था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि नालंदा का ruins हुआ है। तो ruins ऑफ नालंदा, डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, कब? 1812 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उस समय के जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे, अलेक्जेंडर कनिंघम,
उन्होंने फिर इसको क्या किया, एक एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। ठीक है, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने एस्टीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया था किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, कब, 1861 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर के ना, इसकी जो आइडिया थी ना, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने रखी थी कि भाई नालंदा को ना डेवलप करना होगा हमें। तो नालंदा यूनिवर्सिटी बिल आया था, कब आया था वो, ये याद रखना, 2010 में आया था, और ये राज्यसभा में इंटर हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और न्यू कैंपस के बारे में थोड़ा सा बताऊं, बस थोड़ा सा जान दो न्यू कैंपस के बारे में। इसके जो आर्किटेक्ट हैं उसका नाम याद रख लो थोड़ा, BVDOSHI, दोषी। ठीक है, और ये पता है आपको, ये जो कैंपस है ना इको फ्रेंडली है, नेट जीरो ग्रीन कैंपस है ये। ठीक है, आपको याद रखना है, कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ग्रीन कैंपस। और नालंदा को ना एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यूनेस्को ने, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, बाय यूनेस्को, कब, 2016 में डिक्लेयर किया गया नालंदा को। मतलब टेंटेटिव लिस्ट में है, मैं तो भी प्रिसाइज तो ये बोलूँगा, टेंटेटिव लिस्ट में। ठीक है, ओके ओके बाप। कुछ मैं आपको और क्या बताऊं, जैसे यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट से रिलेटेड टू बुद्धिज़्म, वो मैं आपको बताऊं तो नालंदा का जो महाविहारा है नालंदा में, वो है इंक्लूडेड है, या बुद्धिस्ट मोनूमेंट है सांची में, या महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। वो मैं ना थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ यूनेस्को का जो हेरिटेज साइट है वो यहाँ ऐड ना करूँ, उसके लिए मैं अलग से आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पढ़ूंगा लोकसभा इलेक्शन अभी हुए ना 2024, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्वीरिंग इन सेरेमनी हुआ था तो वहाँ पे टोटल 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ओथ लिया था। ठीक है, और ये इंक्लूडिंग PM है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से टोटल 7 वुमेन थी मिनिस्टर। ठीक है, और NDA के जो एलाय थे वो टोटल 11 थे, 11 मिनिस्टर थे, NDA एलाय मिनिस्टर। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। अच्छा, अब एक चीज़ जाननी पड़ेगी, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, मोदी जी जो है ना, वो ओनली सेकेंड इंडियन लीडर हैं जो 3rd कंसिक्यूटिव टर्म्स के लिए आए हैं आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने 52 में, फिर 57 में और 1962 में का जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो उन्होंने जीता था। तो नेहरू जी के बाद मोदी जी दूसरे एंड ओनली इंडियन लीडर हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। कार्यकाल के बारे में अगर मैं देखूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ना, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है लॉन्गेस्ट सर्विंग PM। तो सबसे पहले तो अभी नेहरू जी हैं। ठीक है, और कुछ दिन में मोदी जी हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 16 साल 286 दिन के आसपास, 17 साल, मतलब लगभग 16.5 साल के आसपास किया था। अभी के लिए नेहरू जी हैं, फिर आपके इंदिरा गांधी हैं अभी के लिए, और उसके बाद अब मोदी जी आ जाएंगे। ठीक है जी, अभी तो मोदी जी तीसरे कार्यकाल के लिए ना, अभी तो 10 साल इनके पूरे हुए ना, तो अभी नहीं आएंगे शायद, क्योंकि मनमोहन सिंह ने 10 साल ना 4 दिन किया था, तो इनको हो गए ना। हाँ, ये ठीक है, ठीक है, अब मोदी जी आ जाएंगे। ठीक है, मोदी जी, तो नेहरू, इंदिरा एंड मोदी जी। ठीक है, अब मोदी जी थोड़ा दिन, ये अगर अगले साल फिर आ जाते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, मे बी फर्स्ट नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है,
तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मोदी जी के पास पीएम तो वो है ही, लेकिन इनके अलावा जो उनको पोर्टफोलियो है ना, वो थोड़ा सा याद रखिएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है और पब्लिक ग्रेवियंस है एंड पेंशन, ये उनके पास है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये उन्हीं के पास। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये इन्हीं के पास। ये आपको, और ये कहाँ से लड़े हैं? वाराणसी से, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे ज़्यादा आपको क्या जानना है? इसके ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है। अच्छा, कुछ चीज़ और आपको बता देता हूँ। अभी इस बार का जो इलेक्शन था वो 7 फेजेस में हुआ था, ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल को, तो यहाँ पे यूपी, बिहार, ये याद रखना है, और वेस्ट बंगाल, इन 3 स्टेट में 7 के 7 फेज में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। 7 के 7 फेजेस में इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है। और ये इलेक्शन 44 दिन का सेकेंड लॉन्गेस्ट पोलिंग है, 44 दिन का चला था, ठीक है। इसके पहले जब पहला इलेक्शन हुआ था ना, तो उस समय लगभग 4 मंथ का चला था, जो 1951-1952 के आसपास हुआ था। इतना आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आपको जितना मैं बस लिख रहा हूँ ना, उतना चीज़ एटलीस्ट आपको याद रखनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो आप, कि इस बार पहली बार हुआ था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने जो भी डिसेबिलिटी के साथ कोई वोटर है जो डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनके लिए ना कास्ट बैलेट दिया गया था, उनके घर पे जा करके उनको वोटिंग करवाई गई थी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मतलब क्या बताएं, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी जिसको आप लोग बोलते हो। और एक चीज़ और, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी के बारे में बोलोगे ना, तो एक चीज़ और मुझे याद आया। सोमफेन जो ट्राइब है, कहाँ पे है बताइए? ग्रेट निकोबार में है ना, वो पहली बार वोट किए भाई साहब। ओ भाई, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, वोटिंग टर्नआउट थोड़ा सा देख लेते हैं। वोटिंग टर्नआउट कितना रहा है? 65.79 के आसपास रहे, 65% समथिंग, इतना आप याद रखो, ठीक है। लक्षद्वीप सबसे हाईएस्ट है, यहाँ वोटिंग परसेंट से सबसे ज़्यादा। और लोवेस्ट आपको पता है कहाँ? आप ही का स्टेट है भाई, हमारा ही स्टेट है, बिहार, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बीजेपी को 240 सीट्स मिले हैं, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है आपको। बीजेपी ने अकेला, ठीक है। और एनडीए के साथ अगर देखोगे तो टोटल एनडीए जिसमें बीजेपी भी इंक्लूड है, वो 92 सीट्स के आसपास है। आईएनसी को टोटल 99 सीट्स मिले। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी जो इस बार की है वो समाजवादी पार्टी है, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, जिसको 37 सीट मिले, और वो भी एक ही स्टेट में है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चले, और क्या है? और भी बहुत कुछ है, जैसे रकीबुल हुसैन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लार्जेस्ट विक्ट्री मार्जिन उनका रहा है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि इतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो मुकेश दलाल है ना, ये भाई साहब बीजेपी के थे, कैंडिडेट थे। ये जीते हैं मतलब इनके अपोजिशन में कोई खड़ा था ही नहीं। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हुआ था गुजरात में, सूरत कॉन्स्टिट्यूंसी में, आपको पता है कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो ये एक तरह से अनकंटेस्टेड विनर है भाई साहब, ठीक है। क्योंकि जो उनके रेस में थे, जो नीलेश कुभानी जो कांग्रेस से थे, उन्होंने विथड्रू कर लिया था, ठीक है ना, रेस से। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लोकसभा, ये कौन सा लोकसभा इलेक्शन है आपको याद रखनी है? ये है लोकसभा 18th, ये याद रखिएगा प्लीज़। और इसमें वुमेन कितनी है जानते हैं? ओनली 74। परसेंटेज में बोलूँ तो लगभग पिछले बार 14% का से ज़्यादा था, थोड़ा 14। इस बार तो थोड़ा सा कम हो गया है, 13.6 के आसपास हुआ है, ठीक है ना। पिछली बार लास्ट ईयर था 17 लोकसभा में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 14.4 के आसपास था, थोड़ा देख, यही था। हाँ, आंसर राइटिंग के इसमें यही पढ़ा था, ओके, ठीक है। एक चीज़ और जाननी है, लास्ट नॉट द लीस्ट,
जो इंदौर कॉन्स्टिट्यूएंसी है मध्य प्रदेश में है ना जी, पता ही है आपको। यहाँ सबसे ज़्यादा नोटा लगे हैं भाई साहब, 2,18,000 से भी ज़्यादा, लगभग उसी के आसपास, ठीक है। तो नोटा हाईएस्ट, ये प्लीज़ आप याद रखना इसको। और कुछ नहीं, एक चीज़ और थोड़ा सा मैं ना बिहार से रिलेटेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक लड़की है, एमपी है वो, सांभवी चौधरी नाम करके, ये यंगेस्ट हैं, इनका एज ना 25 ईयर्स हैं। ये एमपी हैं, कहाँ से पता है? समस्तीपुर बिहार से। थोड़ा इसको याद रखिएगा। और इस बार की जो सबसे पार्टी जिन्होंने मतलब जिनका जो इलेक्शन डिपॉजिट होता है ना वो भी जब्त कर लिए गए। जब आपके जो इलेक्शन डिपॉजिट होते हैं ना वो अगर 1/6 जो अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन 1/6 से भी आपकी वोटिंग कम रही ना तो आपने जो डिपॉजिट जमा किए हैं ना वो आपके वापस नहीं होंगे। और बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी के ने इन्होंने 488 कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया ऑल ओवर द इंडिया। इसमें ये 476 इनको फॉरफिट करना पड़ा इलेक्शन डिपॉजिट, ठीक है ना, एंड बिकॉज ऑफ फेलिंग टू सिक्योर एटलीस्ट 1/6 ऑफ द वोट शेयर इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, ये याद रखिएगा प्लीज़। उसके बाद कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्शंस हैं, ठीक है। वो एज सच ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करूँगा, नहीं लिखवाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि इस 18th इलेक्शन के साथ साथ 3 स्टेट्स थे ना शायद, आंध्र प्रदेश थे, उड़ीसा था और अरुणाचल प्रदेश था, साथ ही इलेक्शन हुए थे। ये 3 स्टेट का नाम याद रखना प्लीज़, ठीक है। चलो ओके, आगे अगर हम देखें ना, नेक्स्ट रेलवे में एक्सीडेंट होने के लिए कवच सिस्टम डेवलप किया गया ना, आपको पता ही होगा। लेकिन ऑल ओवर द जितने भी हमारे रेल के जो कम्युनिकेशंस हैं सारी जगह सारे ट्रेनों में तो नहीं किए गए अभी, बहुत खर्चा आता है, धीरे धीरे होगा कवच सिस्टम। तो एक तरह का ना एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है बेसिकली ये, जो कि रिसर्च डिज़ाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। कवच टेक्नोलॉजी आपको याद रखना है कि ये रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए, कि कोलिजन ना हो पाए भाई साहब, ठीक है, ट्रेन आपस में टकराए ना, उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है। क्या होता है कि इसमें ना रेड लाइट का जो सिग्नल है ना ऑटोमेटिक शो होने लगता है अगर टू अवॉइड द कोलिजन्स, ठीक है। तो और साथ में जो ट्रेन के जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, हमारा एम है कि हम 2025 तक हम 6,000 किलोमीटर को कवर कर लें कवच सिस्टम से बाय 2025, ठीक है जी। इस ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। कवच सिस्टम किससे रिलेटेड है वो याद रख लीजिएगा प्लीज़, ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए, ताकि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से टकराए ना। उसके बाद एक एक्ट है पोस्ट ऑफिस। अब आप ना एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे बुक है ना वहाँ पे क्या है ना कि 1 लाइनर वाले हैं। पहली बात है कि अभी जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो थोड़े ना 1 लाइनर से कवर नहीं हो पाएंगे। तो मुझे ना, मैं आप करंट अफेयर इस साल का देखोगे बीपीएससी का, थोड़ा सा कुछ डेप्थ इंक्रीज़ किया है उन्होंने करंट अफेयर में, तो इसलिए मैं ना आपको थोड़ा सा हर एक टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इस तरह से बताऊँगा ना आपको तो याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप घबराना मत। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, ठीक है। और तो इसका जो पेरेंट एक्ट है वो था, पेरेंट एक्ट आया था 1898, इसी को एक्चुअली में रिपील किया गया है। तो 125 साल पुराना एक्ट है, उसको रिपील किया गया है, ठीक है। तो ये एक्ट का थोड़े से जो चेंजेस है ना वो थोड़ा जान लीजिए, आप सुन लीजिए। चेंजेस ये हैं कि
जो सेंटर गवर्नमेंट है ना, बाय नोटिफिकेशन वो एम्पावर कर सकते हैं अपने आप को कि उनका जो ऑफिसर होगा वो कहीं पे भी पोस्ट ऑफिस में कोई भी प्रोडक्ट है जो आप डिलीवर कर रहे हो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको ओपन कर सकता है, उसको डिटेन कर सकता है, कोई भी आइटम्स को। ठीक है, इंटरसेप्ट, ओपन, डिटेन, ठीक है, कर सकती है एनी आइटम इन द इंटरेस्ट ऑफ, सही बात है, इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट के सिक्योरिटी या किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ या फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, पब्लिक ऑर्डर या इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी, आपको ये सब तो पता ही होगा, या कोई एक्ट को वायलेट कर रहा है, कंट्रावेंशन में है तो उसके लिए है। ठीक है ना। तो पोस्ट ऑफिसर को ना बेसिकली ये, और समटाइम्स ये प्रोविजन आल्सो अलाउस की जो पोस्ट ऑफिसर है ना वो पोस्टल आइटम को ना कस्टम अथॉरिटी को भी सौंप दे। अगर कोई सस्पेक्टेड आइटम्स हैं जो, या फिर कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जिनका एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, तो पोस्ट ऑफिसर को ये अलाउ है कि वो कस्टम अथॉरिटीज़ को उसको सौंप दे। साथ में अगर आप कोई सामान आप कहीं भेज रहे हो, अगर उसकी चोरी हो गई ना, तो एक्ट, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये कोई पनिशमेंट नहीं है उसके लिए। ये थोड़ा सा ना मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई थेफ्ट हो गया या कोई मिस एप्रोप्रिएशन हो गया या डिस्ट्रक्शन हो गया कोई भी आर्टिकल्स का, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई रिम्बर्समेंट में नहीं है एज सच। ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये प्राइवेट कोरियर सर्विस को भी रेगुलेट करती है, पावर है, रेगुलेट कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके जी, ये चीज़ याद रखना। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको बता ही देता हूँ, वी पैट के बारे में सुना है ना आपने? क्या होता है? वी पैट है बेसिकली वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, जो आप वोट देते हो ना, तो एक छोटी सी स्लिप निकलती है वहाँ पे, या आपको शो होता है वो कि आपने किसको वोट दिया, वो आपको कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे दिखता है। ठीक है, ईवीएम मशीन में। तो वो चीज़ है। तो एक पीआईएल डाली गई थी कि भाई पूरे के पूरे सिस्टम में ना ये वीवीपैट लगा दिया जाए, और वीवीपैट जो हमारा जो पेपर सिस्टम है ना उसकी गिनती हो। अब ये इतना पेपर को अगर गिनती किया जाए ना, तो फिर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब रह जाता है, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्लर्कल एरर भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट सेंटर ने तो डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि 100% क्रॉस वेरिफिकेशन तो भाई ईवीएम का नहीं कर सकते वीवीपैट के स्लिप के साथ। ठीक है ना। और अभी क्या है ना कि हर एक जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, वहाँ पे कोई भी 5 पोलिंग स्टेशन को, जो पोलिंग बूथ है सॉरी, वहाँ पे बस चेक किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम जो सेपरेटली दिए गए ना मैन्युफैक्चरर के, वो न्यूट्रल हैं। तो एक तरह से हरी झंडी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई दिया। ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया जी। भाई क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट से बचने के लिए आपका ये फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया इसको, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये आपके किस आर्टिकल के अंदर आते हैं? 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। इतने याद रखना है। नो, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ठीक है। उसके लिए सरकार ने पंचामृत स्कीम भी लॉन्च किया था, आपको पता ही होगा। ठीक है। इसमें 5 पॉइंट प्लेस थे ना, क्या क्या थे बताइए जल्दी से। कि भाई नेट जीरो कर देंगे, याद रखिएगा, नेट जीरो, इंडिया नेट जीरो होगा कब? बाय 2070। दूसरा कि 50% जो हम अपना एनर्जी है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे बाय 2030। 500 गीगावाट पावर का जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से लेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से बाय 2030। कितना हुआ? 1 2 3। नेक्स्ट,
कार्बन इमिशन 1 बिलियन टन से घटाएंगे हम इसको, 1 बिलियन टन से कार्बन इमिशन को रिड्यूस करेंगे। याद रखिएगा 5 के 5। एंड लास्ट कि भाई जो कार्बन इंटेंसिटी हमारी इंडियन इकोनॉमी की, कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी का, इकोनॉमी वो 45% से डिक्रीज करेंगे बाय 2030। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सेंटर ने ना नोटिफाई कर दिया कि भाई अब सीए लागू होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा सीए का। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट है, पेरेंट एक्ट है, कब का, 1955 का। एक तो आपको ये याद रखना है। तो ये एक्ट जो सीए वाला एक्ट है, सिटीजन अमेंडमेंट से, ये बोलता है कि भाई जो कोई, ध्यान से सुनिएगा इस डेट को, जो कोई 31 दिसंबर 2014 के पहले आया होगा ना बेसिकली, और जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या क्रिश्चियन होंगे ना, फ्रॉम कंट्री लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेक्स्ट अफगानिस्तान, इन 3 कंट्री से जो कोई भी 13 दिसंबर 2014 के पहले आए उनको नागरिकता दी जाएगी, वो इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। कैसे, जो सिटीजनशिप का पीरियड है ना, नेचुरलाइजेशन पीरियड, आपको पता ही होगा कितना है, बताइए जरा। नेचुरलाइजेशन पीरियड 11 साल है, मतलब नॉर्मली आपको यहाँ पे 11 साल रहने पड़ेंगे जी, और लास्ट का पीरियड का 1 साल तो आपको रेगुलरली यहाँ रहना है। तो नेचुरलाइजेशन पीरियड है 11 साल का। लेकिन इस अमेंडमेंट के तहत इस 3 कंट्री से जो बंदा आया होगा, जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन से बिलोंग करते होंगे, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए, उनके लिए नेचुरलाइजेशन पीरियड डिक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 5 साल कर दिया गया, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में ना अभी मेयर का इलेक्शन हुआ था, याद रखना इसको, चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन हुआ था ना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला, यहाँ के जो बेसिकली, उस बंदे का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, ओवरटर्न कर दिया था बेसिकली, डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था, द इलेक्शन रिजल्ट। सुप्रीम कोर्ट ने, रैगिंग हुआ था इसमें। जो आप कैंडिडेट थे ना, कुलदीप कुमार, वो जीत गए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिजल्ट में, ठीक है ना, सॉरी उनको बाद में जिताया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को एज अ विनर बाद में डिक्लेयर किया था, जो आपके थे। उसके पहले बीजेपी के थे शायद कोई बंदा, कुलदीप कुमार, ठीक है। और जो खेल किया था, वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे ना, अनिल मसीह, इनका आपने जो अवेयर होंगे उनको पता ही होगा इनका रोल, ठीक है। चलें आगे चलें। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि यूनेस्को में ना, यूनेस्को की जो टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है ना, उसमें कुछ चीज़ एडिशन हुआ है, वो थोड़ा देख लेते हैं। यूनेस्को टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है पहला पॉइंट कि 6 न्यू साइट्स हैं जो मध्य प्रदेश से हैं, इंक्लूड किया गया, ठीक है। टेंटेटिव लिस्ट में अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जिसमें आपका एक तो ये 6 याद ही रख लेना यार। उसके ग्वालियर फोर्ट है एक, से ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतना फोर्ट, क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट क्योंकि ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 6 न्यू साइट्स ये याद रखना प्लीज़। उसके बाद धामनर केव्स है, भोजेश्वर, ये टेम्पल याद रखना, भोजेश्वर महादेव जी का टेम्पल, महादेव टेम्पल, ठीक है, भोपाल में है।
इसी को, इस टेम्पल को कहा जाता है सोमनाथ ऑफ ईस्ट। भाई क्यों कहा जाता है? भाई इनके जो ग्रैंड मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है उनको देख के इनको टाइटल दिया गया सोमनाथ ऑफ ईस्ट। राजा भोज ने, राजा जो भोज थे ना, थोड़ा इसको याद रखना, उन्होंने ऑर्डर दिया था भाई इसको बनाइए 1000 BC के आसपास, AD के आसपास, सॉरी। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 हुए ना। उसके बाद रॉक कट साइट है चंबल वैली का। ठीक है, उसके बाद 5वां खूनी भंडारा बुरहानपुर का है। ठीक है, ये याद रखना थोड़ा। वाटर सप्लाई सिस्टम एक तरह का, ये वाटर सप्लाई सिस्टम सारे मध्य प्रदेश में है। फिर एक लास्ट है गोंद मोनूमेंट। ठीक है, एक जो मैं चाहता हूँ आपको याद रखना है अभी, वो ये है कि अभी इंडिया में करेंटली टोटल 42 यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर भी बाइफुर्केशन, बट इतना याद नहीं रखना यार, इतना याद रखोगे ना फिर एग्जाम नहीं निकलता। इतना जानना, जो इम्पोर्टेंट है वो ही याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट साइट आपको पता थे ना, अजंता केव्स थे, टू बी लिस्टेड। लिखवाऊंगा नहीं, इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, याद रखना कि अजंता पहला था। ठीक है, अजंता इलोरा सब पहला था। उसके बाद टेंटेटिव लिस्ट में अभी 57 है, बट अभी डिक्लेयर कितने हैं? 42। टेंटेटिव में कितने हैं? इतना टेंटेटिव है, अभी ऑन होल्ड है। ठीक है, और नेक्स्ट भारत रत्न अवार्ड को थोड़ा सा देख लेते। भारत रत्न अवार्ड आपको पता होनी चाहिए 2024 का कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को दिए गए, वो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि PM नरसिम्हा रॉय, इनको कॉन्फर किया जाएगा। ठीक है, चौधरी, याद रखना ये नाम, चौधरी चरण सिंह, और जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं MS स्वामीनाथन, इनका कंट्रीब्यूशन, ओ माय गॉड, स्वामीनाथन, इन 3 को, ठीक है, मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इनका रिकमेंडेशन जो होता है ना, बेसिकली वो याद रखिएगा PM ही देते हैं। ठीक है, और इसके पहले, इनके पहले जो ये भी अनाउंस किया गया था कि कर्पूरी ठाकुर जो हैं, जो बिहार के हैं, इनको भी अवार्ड, ये भाई सोशलिस्ट लीडर है ना, तो कर्पूरी ठाकुर को भी मिलेंगे भारत रत्न अवार्ड। ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, इनके बारे में बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक चीज़ तो टोटल अभी 5 रेसिपिएंट हैं उनके। एक और कौन बचा? हाँ, एक और है शायद, हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये 5 जने हैं जी। ठीक है, जिनको भारत रत्न 2024 का मिलेंगे। ठीक है, और ये कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक थोड़ा सा जान लो कि ये समस्तीपुर से थे। ठीक है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद पता ही होगा स्वामीनाथन के बारे में आपको, नॉर्मन बोरलॉग कैसे व्हीट HYVC ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में इनका, ये एक उनके चीफ आर्किटेक्ट थे। ठीक है, जिस तो आपको पता होगा ना, जो उस समय जब चेयरमैन थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो नेशनल कमीशन था फार्मर पे। ठीक है, तो उन पे ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ आप थोड़ा सा देख लेना चौधरी चरण सिंह के बारे में। क्या देखोगे? ये 5th PM थे भाई सब। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी CM रह चुके हैं, फार्मर्स के प्रोमिनेंट लीडर थे, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। ठीक है, जमींदारी सिस्टम को एबोलिश करने में इनका बहुत बड़ा रोल था भाई।
ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपको याद रखना है कि 9th प्राइम मिनिस्टर बने थे, 9th PM थे, ठीक है। इनका 1991 में जो लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हमने अडॉप्ट किया था, वो अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था, ये इनका बहुत बड़ा रोल था। PM थे, और उस समय जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके मनमोहन सिंह जी, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और इनका रोल 73rd 74 अमेंडमेंट जो कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया था, इनका उसमें भी रोल था, ठीक है, क्योंकि 1992 के आसपास ये दोनों अमेंडमेंट आए थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मे बी 1 घंटा का हो गया, तो मैं आज के लिए यहीं पे रोकता हूँ, ठीक है। ये सेशन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इनका PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो बने रहिए। जो भी टॉपिक्स हमने भी कवर किए, मे बी 20-25 टॉपिक्स, ये बहुत ही प्राइम टॉपिक्स हैं, ये आपको करनी ही है। चलिए, ऑल द बेस्ट।